अमेरिका की हार और भारत की चुनौती। साल 1786 ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये एक अजीब समय था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कुछ साल पहले ही अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने यॉर्कटाउन में अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर चुके थे, उन्हें एक नया मिशन पर भारत भेजा गया। उनका मिशन क्लियर था, भारत में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जैसा अमेरिका में था। पार्लियामेंट में उन्हें एक खास तौर पर उनकी ईमानदारी के लिए चुना था, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गहरे भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकें। जब कॉर्नवालिस अगस्त 1786 में कोलकाता पहुंचे, तो उन्होंने जो बंगाल देखा वो 14 साल पहले वाले अकाल पीड़ित बंगाल से बिल्कुल अलग था। वैरन हेस्टिंग के सुधारों और बंगाल की प्राकृतिक उर्वरता के कारण कोलकाता एक बूम टाउन बन चुका था। इस शहर को महलों का शहर कहा जाता था। यहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, यहाँ तक कि साधारण बंगाली मजदूरों की मजदूरी भी एक दशक में लगभग 50% बढ़ गई थी। व्यापार 5 गुना बढ़ चुका था और कंपनी अब मुनाफे में थी। कंपनी के पास अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। कंपनी की बढ़ती ताकत और टीपू सुल्तान का उदय। लेकिन इस समृद्धि का सबसे अहम हिस्सा थी ईस्ट इंडिया कंपनी की विशाल सेना। प्लासी के बाद 2900 सिपाहियों से बढ़कर कॉर्नवालिस के आगमन तक बंगाल सेना में लगभग 50,000 सैनिक हो चुके थे। कंपनी अपने सिपाहियों की अन्य शासकों से ज्यादा और नियमित वेतन देती थी, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सैनिक मिलते थे। जैसा कि इतिहासकार बर्टन स्टेन ने कहा, भारत की उपनिवेशक विजय लड़ाई से ज्यादा खरीदी गई थी। इस पूरे क्षेत्र में कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की विरासत को संभालते हुए भारत के सबसे निडर और सक्षम कमांडरों में से एक थे। वे अभिनव थे, यूरोपीय कौशल और ज्ञान को अपनी सेना और राज्य में शामिल करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में कंपनी को कई बार हराया था। टीपू सुल्तान इतने ही कल्पनाशील थे। उन्होंने फ्रांसीसी इंजीनियरों के जरिए औद्योगिक तकनीक आयात की। उन्होंने रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर शुरू किया, सिंचाई और बांध बनवाए और एक राज्य व्यापार कंपनी तक खड़ी की, जिसके अपने जहाज और कारखाने थे। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान होते हुए भी टीपू अपनी प्रजा का दिल जीतने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने अपने राज्य के हिंदू मंदिरों को जमीन और उपहार दी। श्रृंगेरी के महान मंदिर को उनके संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। फिर भी टीपू में एक गंभीर कमी थी। वे अपने विरोधियों के प्रति अनावश्यक हिंसा का इस्तेमाल करते थे। वे विद्रोहियों के अंग कटवा देते थे। उनकी ये आक्रामक नीति घातक साबित हुई। भाग 3, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। टीपू के आक्रामक तेवर ने उनके पड़ोसियों को डरा दिया। 1789 में जब उन्होंने कंपनी के सहयोगी ट्रवनकोर पर हमला किया, तो वे न केवल मराठा और हैदराबाद के निजाम से, बल्कि अपने सबसे पुराने दुश्मन ईस्ट इंडिया कंपनी से भी युद्ध में उलझ गए। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ। टीपू ने अपनी तेज रफ्तार सेना के साथ कर्नाटक में तबाही मचा दी। कंपनी के एक अधिकारी ने लिखा कि मैसूर के सैनिक हमारी सेना के मुकाबले 3 गुना तेज मार्च करते थे। कॉर्नवालिस अपनी सैन्य प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने के लिए कृत संकल्प थे, जो यॉर्कटाउन में धूमिल हो गई थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कमान संभाली। फरवरी 1791 में वे 19,000 सिपाहियों की सेना लेकर मद्रास से निकले। कॉर्नवालिस ने जल्द ही बेंगलोर पर कब्जा कर लिया और निजाम की 18,000 घुड़सवारों के सेना उनके साथ मिल गई। लेकिन टीपू ने रास्ते में भूमि को उजाड़ दिया था। अरसद की कमी, बीमारी और मानसून के कारण कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम से आधे रास्ते में ही पीछे हटना पड़ा। हालांकि कुछ ही दिनों में उनके मराठा सहयोगियों की सेना भारी मात्रा में रसद और सामान लेकर उनसे आ मिली। 2 महीनों के आराम के बाद कॉर्नवालिस ने अपनी आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित किया और जनवरी 1792 में 22,000 सिपाहियों के साथ उन्होंने दूसरी बार श्रीरंगपट्टनम की ओर कूच किया। 5 फरवरी 1792 की रात को कॉर्नवालिस ने बिना किसी को बताए अचानक हमला कर दिया। टीपू हैरान रह गए और जल्द ही उन्हें अपनी किलेबंदी के अंदर पीछे हटना पड़ा। प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान कंपनी के हाथों में आ गया और घेराबंदी के लिए उसकी सुंदर इमारतों और पेड़ों को काट दिया गया। अपनी स्थिति की निराशा को देखते हुए टीपू ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। कॉर्नवालिस की शर्तें कठोर थी।
टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा छोड़ना होगा। 30 मिलियन रुपए का भारी जुर्माना देना होगा। गारंटी के तौर पर अपने दो बेटे, सबसे बड़े बेटों 8 साल के अब्दुल खालिक और 5 साल के मुइजुद्दीन को बंधक बनाना होगा। 18 मार्च 1792 को संधि पर हस्ताक्षर हुए। टीपू ने अपना आधा राज्य खो दिया, जिसमें मालाबार और कुर्ग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। भाग 4, कंपनी राज की नींव और फ्रांसीसी हस्तक्षेप का डर। 1792 कई मायनों में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्णायक मोड़ था। इस हार के बाद कंपनी की ताकत बढ़ती चली गई। कॉर्नवालिस ने भारत में एक निवेशक वर्ग को पनपने से रोकने के लिए कई नस्लीय नियम लागू किए। एंग्लो इंडियन ब्रिटिश पुरुषों और भारतीय महिलाओं के बच्चे को कंपनी में उच्च पदों से बाहर कर दिया गया। उनका सबसे बड़ा सुधार था 1793 का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का पूर्ण अधिकार दिया, बशर्ते वे लगान की एक निश्चित राशि कंपनी को समय पर दें। अगर वे विफल होते तो उनकी जमीन बेच दी जाती। इससे कंपनी का राजस्व स्थिर हो गया। लेकिन इस सब में कंपनी की सफलता का असली राज कहीं और था। ये ना तो बेहतर यूरोपीय सैन्य तकनीक थी और ना ही बेहतर प्रशासन। यह था असीमित ऋण तक उनकी पहुंच। कंपनी को भारतीय साहूकारों, बैंकरों और व्यापारियों का समर्थन मिला। गोपाल दास, मनोहर दास जैसे बड़े वित्तीय घरानों ने कंपनी को बड़े सैन्य प्रेक्षण और नकद ऋण दिए। कंपनी को एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी के रूप में देखा जाता था, जिसके पास विशाल राजस्व अधिशेष था। अंत में पैसे की ताकत ने फर्क पैदा किया। बंगाल हर साल 25 मिलियन रुपए का स्थिर राजस्व दे रहा था, जो उनके सबसे बड़े भारतीय प्रतिद्वंदी से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन एक ताकत थी जो कंपनी को अब भी रोक सकती थी, फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट, जो उस समय मिस्र में थे, वे भारत पर हमला करने का रणनीतिक मंसूबा बना रहे थे। 1798 में उन्होंने टीपू सुल्तान को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें इंग्लैंड के लोहे के जुए से आजाद कराने की इच्छा व्यक्त की गई थी। लेकिन टीपू को नेपोलियन की मदद कभी नहीं मिली। कॉर्नवालिस ने जो नींव रखी थी वह मजबूत हो चुकी थी। 1799 में टीपू सुल्तान को अपने किले श्रीरंगपट्टनम की दीवारों पर लड़ते हुए हार का सामना करना पड़ा और वे मारे गए। 5 निष्कर्ष। कॉर्नवालिस, जिसे अमेरिका में हार का सामना करना पड़ा था, उसने भारत में ब्रिटिश शासन के लिए स्थायी ढांचा खड़ा किया। उसने कंपनी को एक भ्रष्ट व्यापारिक निगम से बदलकर एक मजबूत राजकोषीय सैन्य राज्य में बदल दिया। ये कॉर्नवालिस की विरासत थी, एक ऐसा साम्राज्य जो जीतने से ज्यादा खरीदा गया था और जिसकी नींव निश्चित राजस्व और भारतीय फाइनेंसरों के समर्थन पर टिकी थी। 1792 के बाद कंपनी ने भारत में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल गई।